हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। और जैसा कि सभी वीडियोस की शुरुआत हम अपने प्रेरक शब्दों से करते हैं, तो आज के जो शब्द मैं आप लोगों के लिए चुन के लाई हूँ वो है कि अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अक्सर ये देखा गया है कि कई बार हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो दूसरों को लगता है कि हम नहीं कर पाते हैं, या दूसरे लोगों को लगता है कि हमारा फैसला गलत है। तो वो लोग कुछ समय के लिए तो अकेले रह जाते हैं। जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर कुछ समय उन्हें अकेलापन जरूर महसूस होगा, लेकिन बाद में जाकर वो सफल होंगे। और सफल होने के बाद एक भीड़ उन्हें अपने पीछे आती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए ज़िंदगी में सही फैसले लें, भले ही थोड़ी राह हमें अकेले चलनी पड़े। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मेगास्थनीज। बाहर से आया हुआ एक राजदूत, एक यूनानी राजदूत, जिसने भारत के विषय में एक पुस्तक लिखी, इंडिका। और जिस पुस्तक में भारत के विषय में यानी तत्कालीन भारत के विषय में उसने जानकारी दी है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि मेगास्थनीज कैसे भारत में पहुंचा और उसने इंडिका में किस किस प्रकार से भारत का वर्णन किया है। तो बात करते हैं मेगास्थनीज के विषय में। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। यह एक यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। संभवतः वह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ अपने मूल रूप में आज हमें प्राप्त नहीं है, फिर भी उसके अंश उद्धरण रूप में बाद के अनेक यूनानी और रोमीय लेखकों जैसे एलियन, स्ट्रेबो, प्लिनी की रचनाओं में हमें मिलते हैं। हालांकि स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य और अविश्वसनीय भी कहा है। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि व्याप्त थी। जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि बड़ी उर्वर थी। लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे और अपना सादा जीवन व्यतीत करते थे। वहीं वो बताते हैं कि भारतीय साहसी, वीर तथा सत्यवादी होते थे। उनकी वेशभूषा सादी होती थी। गेहूं तथा जौ उनका प्रमुख खाद्यान्न था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से नकद वेतन दिया जाता था। सेना के काम और प्रबंध में राजा स्वयं दिलचस्पी लेता था। रण क्षेत्रों में वे शिविरों में रहते थे और सेवा और सहायता के लिए राज्य से उन्हें नौकर भी दिए जाते थे। पाटलिपुत्र पर उसका विस्तृत लेख मिलता है, जिसमें उसने कहा है कि पाटलिपुत्र को वह समानांतर चतुर्भुज नगर कहता है। इस नगर में चारों ओर लकड़ी की प्राचीर है, जिसके भीतर तीर छोड़ने के लिए भी स्थान बनाए गए हैं। वह कहता है कि इस राजप्रसाद की सुंदरता के सामने ईरानी राजप्रसाद तुस्का और इकबतना फीके लगते हैं। उद्यान में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वृक्ष उगाए गए हैं। राजा का जीवन बड़ा ही ऐश्वर्यमय होता है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। सम्राट का भवन पाटलिपुत्र के मध्य में स्थित था। भवन चारों ओर सुंदर एवं रमणीय उपवनों तथा उद्यानों से घिरा हुआ था। प्रसाद के इन उद्यानों में लगाने के लिए दूर दूर से वृक्ष मंगाए जाते थे। भवन में मोर पाले जाते थे। भवन के सरोवर में बड़ी बड़ी मछलियां भी पाली जाती थी। सम्राट प्रायः अपने भवन में ही रहता था और युद्ध, न्याय तथा आखेट के समय ही बाहर निकलता था। दरबार में अच्छी सजावट होती थी और सोने चांदी के बर्तनों से आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाती थी। राजा राजप्रसाद से सोने की पालकी या हाथी पर बाहर निकलता था। सम्राट की वर्षगांठ बड़े समारोह के साथ मनाई जाती थी। राज्य में शांति और अच्छी व्यवस्था रहती थी। अपराध कम होते थे। प्रायः लोगों के घरों में ताले
बंद नहीं होते थे। इसके अलावा मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। तो इस प्रकार से उसने समाज में 7 वर्ग देखे थे। मेगास्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनीसियस तथा हेराक्लीस की पूजा करते थे। वस्तुतः इससे शिव तथा कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। बात करें नगर के प्रबंध की, तो नगर का प्रबंध एक नगरीय परिषद यानी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। नगर के मध्य चंद्रगुप्त का विशाल राजप्रसाद स्थित था। मेगास्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में पूसा तथा एक बतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मेगास्थनीज बताते हैं कि उस समय के लोग सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने और चांदी से बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। वहीं तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। इसके अलावा इंडिका से जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, वो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसमें इंडिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनमें भारत की भौगोलिक स्थिति, भूमि की उर्वरता तथा समाज की जानकारी मिलती है। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र को कोलीब्रोथा कहता है। वहीं समाज में दास व्यवस्था, सती प्रथा का अस्तित्व नहीं था। समाज में केवल आर्ष विवाह का प्रचलन था, बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। भोजन के रूप में चावल का महत्व अधिक है और दार्शनिकों की 2 श्रेणियां बताई गई हैं, जिसमें एक है बैकामने यानी पुरोहित, जो शिक्षा और यज्ञ कराते थे। दूसरी है सारमेन यानी वनवासी, जो तपस्या करते थे। भारत में सोना खोदने के लिए चीते के खाल वाली चींटियों का उपयोग होता है। समाज में डायनीसस यानी शिव और हेराक्लीस यानी कृष्ण की पूजा होती है। नगरीय प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकारी थे। पहला था एग्रोनोमोई, जो कृषि सिंचाई से संबंधित और सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ अधिकारी था। दूसरा प्रकार था एरिस्टोनोमोई, जो उद्योग, व्यापार पर नियंत्रण एवं कर वसूली तथा विदेशियों की देखभाल करता था। वहीं नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की समितियां करती थी। तो ये बात थी इंडिका से रिलेटेड फैक्ट्स की कि इंडिका में क्या क्या चीज़ें मेगास्थनीज ने इंक्लूड की हैं। उसी से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जो उसने उससे पहले नहीं देखी थी, और उन चीज़ों को देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और वो सारी चीज़ें उसे आश्चर्यजनक लगी। क्या आप भी बता सकते हैं उनके बारे में? तो इसमें उसने सबसे पहली जो चीज़ देखी उसके बारे में उसने कहा कि इसकी जड़ें तनों से उगती हैं। इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। क्या बता सकते हैं क्या है? दूसरा है बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। उसने एक ऐसी चीज़ देखी कि उसे ये लगा कि बिना मधुमक्खी के ही यहाँ शहद बनाया जा सकता है। तीसरी चीज़ जो उसे आश्चर्यजनक लगी वो थी कि ऊन पेड़ों से उगती है। कैसे? आप हमें बताइएगा ज़रूर। और जो चौथी चीज़ थी वो था पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं। इनके आंसर वीडियो में ही उपलब्ध हैं। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसकी जड़ें तनों से उगती हैं और उसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। ये एक पेड़ की बात हो रही है जिस पेड़ का नाम है बरगद। बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, वो क्या है? वो है गन्ना। ऊन पेड़ों से उगती है यानी कपास। और पक्षी जो मनुष्य के जैसे बोलते हैं यानी तोता। तो इस प्रकार से उसे कुछ चीज़ें ऐसी आश्चर्यजनक लगी जिसका विवरण उसने अपनी पुस्तक में किया है।
आई होप आप सभी को ये फैक्ट और ये डिटेल्स अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अब हमें आज्ञा दीजिए और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।